वायुमंडल में नाइट्रोजन का जो मुख्य कार्य है वो ऑक्सीजन को तनु का मुख्य कार्य ऑक्सीजन को क्या करना है, यानी मुख्य कार्य ऑक्सीजन को तनु यानी क्या करना है, तनु करना है। क्या करना है, यानी डिल्यूट करना है। क्या करना है, डिल्यूट करना है। अभी हम आगे इसकी व्याख्या कर लेंगे आपके सामने कि तनु क्या होता है, ठीक है ना। अभी तो हम इस कॉन्सेप्ट को पूरा करते हैं और कॉन्सेप्ट को पूरा करके हम लाइन को पूरी करते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन को तनु करके प्रजनन का नियमन करना है। तनु करके प्रज्वलन का नियमन करना है। देखो क्या करना है, यानी ऑक्सीजन का क्या करना है, यानी मुख्य रूप से ऑक्सीजन को तनु, यानी वायुमंडल में नाइट्रोजन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन को तनु करना, अर्थात ऑक्सीजन को तनु का मतलब होता पतला करना, ठीक है ना। तनु का मैंने डिल्यूट, इसको डिल्यूट कह रहे हैं हम। तनु का मीन्स, यहाँ पर जो मैंने तनु शब्द लिखा है इसका मीन्स क्या हो गया, तनु का मीन्स क्या होता है, पतला होता है। तो ये कार्य कौन करती है, यह कार्य नाइट्रोजन करती है। तो किसके साथ, जब ऑक्सीजन जब नाइट्रोजन किसमें मिल जाती है, ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कौन सा कार्य करती है, ऑक्सीजन को डिल्यूट करने का कार्य करती है, ऑक्सीजन को पतला करने का कार्य करती है, ऑक्सीजन को तनु करने का, और तनु करके उसको क्या करती है, प्रज्वलन का नियमन, यानी प्रज्वलन का मतलब होता है जलाने का कार्य करती है, ये प्रज्वलन का कार्य करती है। लेकिन कब, जब नाइट्रोजन सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ मिलेगी तो सबसे पहले कौन सा कार्य करेगी, सबसे पहले तनु कार्य करेगी, यानी उसको पतला बनाने का, डिल्यूट करने का कार्य करेगी। और डिल्यूट करने के बाद में ही क्या होगा, तभी ही आग का प्रज्वलन होगा, तभी ही जलेगी, वरना नहीं जलेगी। अगले हम फैक्ट की बात करते हैं, यानी नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही, किसके कारण, नाइट्रोजन की उपस्थिति के किसके कारण, नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही। उपस्थिति किसकी है, नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायुदाब पवनों की क्या, पवनों की शक्ति, यानी विंड फोर्स, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तन तथा प्रकाश के परावर्तन का तथा प्रकाश के परावर्तन का आभास
तथा प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है, प्रतीत होता है। यानी जब ये सब कार्य होते हैं तो ही हमारे को क्या आभास होता है, उसका आभास होता है। किसका आभास होता है? यानी प्रकाश का जो परावर्तन हो रहा है उस परावर्तन का क्या होता है, आभास होता है। देखिए आप यहाँ पर मैं नोट डाल रहा हूँ आपके पास में, मैं नोट डाल के और एक शब्दावली आपके पास में लिख रहा हूँ। देखिए, दर्पण जल या किसी चमकदार सतह पर दिखने वाला प्रतिबिंब, चमकदार सतह पर दिखने वाला प्रतिबिंब, यानी परावर्तन की मैं आपसे बात कर रहा हूं। देखिए शब्दावली को आप पकड़ने की कोशिश करें, प्रयास करें। दर्पण या तो कोई दर्पण शीशा मिरर है, जल है या किसी चमकदार सतह पर दिखने वाला प्रतिबिंब क्या कहलाता है, यानी प्रकाश का परावर्तन कहलाता है किसी सतह से। यानी मैं अर्थात इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, अर्थात मैं इसको ऐसे लिख दूं, ऐसे अर्थात किसी, देखिए आप, यदि मैं इसी लाइन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लिख दूं, और मॉडिफाइड करके मैं किस प्रकार से लिख रहा हूं कि किसी सतह से प्रकाश, ताप या ध्वनि, किसी सतह से प्रकाश, ताप या किसी सतह से प्रकाश, ताप या ध्वनि की वापसी। देखिए आप, देखो महत्वपूर्ण फैक्ट है भाई, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट आया है ये। हमने क्या कहा कि नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही, किसकी उपस्थिति के कारण, नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायुदाब, एयर प्रेशर्स, पवनों की शक्ति, जो हमारा विंड फोर्स है उसकी बात, तथा प्रकाश का परावर्तन का आभास होता है कि कोई चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है या रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, उस चीज़ का आभास कैसे होता है। अब शब्दावली ये आ रही है हमारे पास में कि हम शब्दावली की बात करें कि साहब परावर्तन होता क्या है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम जब परावर्तन के बारे में ही विस्तृत रूप से चर्चा नहीं करते हैं, हम महत्वपूर्ण रूप से चर्चा नहीं करते हैं कि साहब परावर्तन होता क्या है, परावर्तन आप किसको कहोगे। तो मैं आपसे परावर्तन की बात करूं तो देखिए परावर्तन क्या होता है, या तो कोई दर्पण है या तो कोई मिरर है अपने पास में। दर्पण नहीं है तो कोई जल हो सकता है, जल नहीं है तो कोई शाइनिंग वाली कोई सरफेस यानी कोई सतह हो सकती है। क्या हो सकती है, यानी कोई सतह हो सकती है। कौन सी, कोई चमकदार सतह हो सकती है, यानी कोई चमकदार सतह हो सकती है। सतह पर दिखने वाला प्रतिबिंब, यानी जब किरणें रिफ्लेक्ट होंगी तो या तो जल या दर्पण या कोई चमकदार सतह, उस पर क्या बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा।
रिफ्लेक्ट जब हो रही हैं तब उस वहां पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो अर्थात उसी को ही हम क्या कहते हैं, परावर्तन। चलो आप इसको हटाइए, चलो यही समझ में नहीं आ रहा तो मैं अगले आपसे कॉन्सेप्ट की बात करूं तो अगला जो हमारे पास में जो यानी कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है वो कॉन्सेप्ट यह है आ रहा है कि किसी सतह से प्रकाश, ताप या ध्वनि की वापसी, यदि किसी सतह से प्रकाश की वापसी होती है, ध्वनि की वापसी होती है या ताप की वापसी हो तो वो क्या है, रिफ्लेक्शन है, उसको परावर्तन कहते हैं। तो हमने दो गैसेज में दो महत्वपूर्ण गैसों को शामिल कर लिया। एक गैस तो जो हमारे पास में आई वह गैस आई ऑक्सीजन, जिसका सिंबल हमने इंडिकेट किया O2 के नाम से, जिसका इसी वातावरण में योगदान है, इसी वायुमंडल में योगदान है 20.946% के साथ। दूसरे अपने पास में जो महत्वपूर्ण गैसों में शामिल हुई वह N2 गैस है। इस N2 के मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसका महत्वपूर्ण जो हमारे पास में योगदान है वह है 78.084% के साथ योगदान है। तो वायुमंडल की सभी गैसों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण के साथ सभी जीवधारियों के लिए अनिवार्य गैस है ऑक्सीजन, ठीक है ना। इसकी बात हमने थोड़ी देर पहले विस्तृत रूप से की थी। अब हम नाइट्रोजन पर आ जाते हैं। नाइट्रोजन एक महत्वपूर्ण गैस है जो वायुमंडल के 78% भाग का निर्माण करती है। किसकी दृष्टि से, आयतन की दृष्टि से, ठीक है ना। बात करें कि नाइट्रोजन गैस भारी होने के कारण वायुमंडल के निचले स्तर में ही मिलती है। कैसी है, भारी है वजन में, और भारी होने के कारण से वायुमंडल के कौन से भाग में मिलती है, वायुमंडल के निचले भाग में ही मिलती है। कौन से भाग में मिलती है, वायुमंडल के निचले भाग में ही मिलती है। कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल के निचले भाग में ही मिलती है। और वायुमंडल के निचले भाग में, इसका मीन्स क्या हो गया कि भारी है ये गैस। इसके अलावा वायुमंडल में नाइट्रोजन का मुख्य कार्य, यानी वायुमंडल में नाइट्रोजन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन को तनु करके, तनु का मीन्स मैंने पतला लिखा है, यानी क्या लिखा है, डिल्यूट लिखा है। ये रहा पतला। यहां पर मैं शब्द डाल देता हूं, आप थोड़ा सा वॉच करना इसको। इसका मीन्स होता है, तनु का मीन्स क्या होता है, पतला। क्या करके, पतला, डिल्यूट करके, प्रज्वलन का कार्य, जलाने का कार्य करती है कौन, नाइट्रोजन, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करें नाइट्रोजन की उपस्थिति एक का नहीं ही वायुदाब, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के आभास तथा प्रकाश के परावर्तन का क्या होता है, आभास होता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि इसकी रेंज कहाँ तक है, ये कहाँ तक पाई जाती है, ये कितने ऊंचाई तक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। यानी नाइट्रोजन गैस जो अधिकतम इसकी ऊंचाई है, देखिए आप, नाइट्रोजन अधिकतम, यानी नाइट्रोजन कितनी हाइट तक पाई जाती है, नाइट्रोजन अधिकतम 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक देखो, ऑक्सीजन की सघनता 16 किलोमीटर पर है, लेकिन रेंज कहाँ तक थी, 64 किलोमीटर तक। लेकिन नाइट्रोजन की यहाँ पर रेंज बढ़ी है भाई। नाइट्रोजन कहाँ तक पाई जा रही है, नाइट्रोजन, ये देखो ऑक्सीजन की रेंज तो ये रही, लेकिन नाइट्रोजन की आप रेंज देखिए, नाइट्रोजन 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक, जिसकी रेंज है, जो भारी है, ठीक है ना।
मैं उस गैस की आपके साथ बात कर रहा हूँ, वह गैस हमारे पास में आती है नाइट्रोजन गैस। मैं क्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ और हमने दो महत्वपूर्ण गैसों के बारे में जो चर्चा की है, उनमें से हमारे पास में जो एक गैस आई, यह गैस तो कौन सी आई हमारे पास में? ऑक्सीजन। और इसी के साथ साथ मैं आपसे जो हमारी जस्ट अगली गैस है, जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ, जो हमारी महत्वपूर्ण गैसों में शामिल है, और महत्वपूर्ण नहीं, हमारी अति महत्वपूर्ण गैसों में शामिल है। मैं उस गैस की आप लोगों के पास में बात कर रहा हूँ, यानी वो अति महत्वपूर्ण जो गैस है हमारी, मैं यदि उस गैस की बात करूँ तो वह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मैं आप लोगों से बात करूँगा, क्योंकि अति महत्वपूर्ण है, तभी तो मैंने आपको बड़े इंतज़ार से इसका नाम बताया है। इसकी इम्पोर्टेंस अभी इसके जो इसके फैक्चुअल चीज़ें आएंगे, उस फैक्चुअल चीज़ों में हम एक एक इसके बिंदुज को हम यानी इंडिकेट करते हुए चलेंगे। ये महत्वपूर्ण क्यों है, ये महत्वपूर्ण क्यों है, हम इसकी बात करेंगे आपसे कि क्यों है ये इतने महत्वपूर्ण, ठीक है ना, वो हम बात करेंगे। देखिए, गैस का क्रम कौन सा है हमारे पास में? तीसरा। हम तीसरे क्रम की गैस की बात कर रहे हैं आपसे। तो तीसरे क्रम की जो हमारे पास में गैस आई, वह गैस है कार्बन डाई कौन सी गैस आ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस भाई? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है हमारे पास में। यह है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अति महत्वपूर्ण गैसों में शामिल है ये गैस। हम इसी गैस को यदि हम सिंबल के माध्यम से इंडिकेट करें तो यह है कौन सी गैस है? यह है CO2 गैस है। कौन सी गैस है? यह है CO2 गैस है। कौन सी गैस है? यह है CO2 गैस है। यदि हम इसके कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसका कंपोजिशन जो हमारे पास में आता है, ये कितने % पाई जाती है इस वायुमंडल में? मैं इसकी बात करूं हमारे एटमॉस्फेयर में, तो यह पाई जाती है, कितने % पाई जाती है? 0.0407%। कितने प्रतिशत पाई जाती है? यानी 0.0407% पाई जाती है। कितने % भाग पर पाई जाती है? 0.0407% भाग पर इस गैस का क्या है? इस गैस का योगदान है। कौन सी गैस का? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मुख्य रूप से योगदान है। हम इसके फैक्ट की बात करेंगे, एक एक फैक्ट को खोलेंगे तो एक एक हम फैक्ट की इसकी हम बात करते हैं आपसे कि इसकी फैक्चुअल स्थिति किस प्रकार से है, और हम किस प्रकार से इसकी फैक्चुअल स्थिति की यदि आपसे बात करते हैं तो हम इसकी फैक्चुअल स्थिति की बातें कर लेते हैं कि जो CO2 होती है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मैं इस कार्बन डाइऑक्साइड की आपसे बात कर रहा हूँ। इसका उत्सर्जन कहाँ से हो रहा है? इस गैस का उत्सर्जन कहाँ से हो रहा है? मैं इसके उत्सर्जन की आपसे बात करता हूँ। देखिए, इसके फैक्चुअल चीज़ों को हम आगे बढ़ा रहे हैं।
इसके हम फैक्चुअल चीज़ों की बात करें तो कौन कौन सी हमारे पास में फैक्चुअल चीज़ें हैं, देखिए आप। कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड का उत्सर्जन, कार्बन डाई ऑक्साइड का उत्सर्जन यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उस गैस के हम उत्सर्जन की बात करें कि जीवाश्म ईंधनों के माध्यम, जीवाश्म ईंधन जो यानी फॉसल फ्यूल है ना, जीवाश्म ईंधन, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जीवाश्म ईंधन से, यानी ऐसे हम काफी स्रोतों की बात करेंगे जिनके माध्यम से होता है। जंतु कोशिकीय तथा पादप श्वसन के माध्यम से, जंतु कोशिकीय तथा पादप श्वसन के माध्यम से, किसके माध्यम से, यानी जंतु कोशिकीय एवं पादप श्वसन के माध्यम से, भूगर्भिक प्रक्रियाओं के माध्यम से भूगर्भिक प्रक्रियाओं के माध्यम से, जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हम समझे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, जैसे ज्वालामुखी क्या आ रहा है, जैसे यानी क्या, भूगर्भीय प्रक्रियाओं के माध्यम से ज्वालामुखी विस्फोट आदि क्या, जैसे भूगर्भीय प्रक्रियाओं के माध्यम ज्वालामुखी विस्फोट आदि, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जीवाश्म ईंधन से, जंतु कोशिकीय तथा पादप श्वसन के माध्यम से, भूगर्भिक प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। देखिए आप, हम मुख्य रूप से बात करते हैं CO2। ये महत्वपूर्ण क्यों है, हम इसकी बात करना चाह रहे हैं आपसे, क्या इसका योगदान है, क्यों ये महत्वपूर्ण है ये गैस, हम उसकी बात कर रहे थे आपसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जीवाश्म ईंधन से, जंतु कोशिकीय तथा पादप श्वसन, यानी जो पादप जो श्वसन क्रिया में इसको क्या कर रहे हैं, जो हमारे जितने भी जो पादप हैं यानी वो श्वसन क्रिया में इसको शामिल कर रहे हैं, तथा विभिन्न प्रकार की जो एंडोजेनेटिक जो प्रोसेस होते हैं, यानी जो आंतरिक, यानी जो भूगर्भिक जो यानी बल हैं, उन आंतरिक, जैसे आंतरिक जो भूगर्भिक बल है, उस बल के अंदर क्रीट होने के कारण से उसका जो प्रोसेसिंग में आता है, प्रोसेसिंग में जैसे भूकंप का आना, जैसे समुद्रों में सुनामी का आना, जैसे स्थल भाग पर ज्वालामुखी विस्फोट का हो जाना,
तो मैं उन्हीं की आपसे बात कर रहा हूँ, मैं उन्हीं के योगदान के मैं आपसे शामिल कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से यदि हम उसकी बात करते हैं आपसे, तो मुख्य रूप से वह चीज़ें इसमें क्या होती हैं, शामिल होती हैं कि इन सब के योगदान से जो हमारे पास में जो गतिविधि शामिल हुई, यदि मैं उस गतिविधि की आपसे बात करूं, तो यह गतिविधि आती है कि इन प्रक्रियाओं के माध्यम से CO2 का उत्सर्जन होता है। किसका उत्सर्जन होता है? CO2 का उत्सर्जन होता है, ठीक है ना। यानी CO2 में एक भाग कार्बन का, CO2 में एक भाग कार्बन का, लाइट जला के जाना, लाइट, CO2 में एक भाग कार्बन का तथा 2 भाग ऑक्सीजन का के होते हैं। अगला फैक्ट है CO2 में कार्बन डाई ऑक्साइड में एक भाग, यानी एक भाग किसका? एक भाग कार्बन का, तथा 2 भाग किसके? तथा 2 भाग ऑक्सीजन। तथा 2 भाग किसके होते हैं? तथा 2 भाग किसके होते हैं? यानी 2 भाग ऑक्सीजन के होते हैं। और ऑक्सीजन के होते हैं तथा वनस्पतियों में इनको अलग अलग करने की क्षमता पाई जाती है। तथा वनस्पतियों में इनको अलग अलग करने की क्या पाई जाती है? तथा वनस्पतियों में इनको अलग अलग करने की क्षमता। देखिए आप, कार्बन डाइऑक्साइड में एक भाग तो किसका होता है? कार्बन का। एक भाग तो होता है कार्बन, और 2 भाग किसके होते हैं? 2 भाग होते हैं ऑक्सीजन को। तथा वनस्पतियों में, वेजिटेशन में ऐसी क्षमता पाई जाती है कि इन दोनों भागों को अलग अलग कर लेते हैं। कैसे? कार्बन को तो अलग कर लेते हैं और ऑक्सीजन को अलग कर लेते हैं। ये वनस्पतियों में क्या पाई जाती है? क्षमता पाई जाती है। अर्थात इसमें एक भाग तो किसका पाया जाता है? कार्बन का पाया जाता है, और जो दूसरा भाग पाया जाता है वो दूसरा भाग किसका पाया जाता है? दूसरा भाग ऑक्सीजन का पाया जाता है। लेकिन वनस्पतियों की ऐसी विशेषता होती है कि कार्बन को और ऑक्सीजन को अलग अलग करने की दोनों में क्या पाई जाती है? दोनों में अलग अलग करने की क्षमता पाई जाती है। तो एक महत्वपूर्ण विशेषता ही है वनस्पतियों की, जो कार्बन को अलग कर लेती हैं और जो ऑक्सीजन को क्या कर लेती हैं? अलग कर लेती हैं। अब अगला फैक्ट देखिए, कार्बन
के द्वारा